हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई हिंदी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के पास अभी लगभग 80 डेज जो है वह बचे हुए हैं और इन 80 डेज में अगर आपने ठीक तरह से प्लान कर लिया तो आप अपने मेंस के सारे पेपर्स, पूरा सिलेबस, टॉपिक्स सबको कवर कर सकते हैं। बट अगर आप इन 80 डेज में प्लानिंग में फेल हो गए तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे। सो डू यू हैव अ रिटन प्लान फॉर यू मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल? अगर आपके पास रिटन प्लान अवेलेबल नहीं है, कहते हैं कि अच्छी या योजना बना लेना, लगभग योजना बना लेना आपकी आधी जीत होती है। अगर आपने चीजों को प्लान कर लिया है ठीक तरीके से, आप उस हौच-पौच से बच जाएंगे कि आज मैं ये पढ़ रहा हूं पर कल मेरा ये कैसे कवर होगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती हैं कि कैसे मेंस तैयार होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि प्रीलिम्स तो हमारा होना नहीं था, बट प्रीलिम्स तो हो गया, बाय लक हो गया, एक नंबर इधर उधर हो गया, प्रीलिम्स हो गया, लेकिन आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी। अब कैसे करोगे? तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से सोचते हैं क्या किया जा सकता है। आपका 20 सितंबर 2024 20 तारीख से आपका मेंस एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स तो चलो हो गया, मेंस के 9 पेपर कैसे करें आखिर, चलो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। बच्चों, काउंटडाउन तो आपका देखो स्टार्ट हो गया है। अगर आप 1 जुलाई को ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इस डेट से अगर मैं काउंट करूं तो आपके पास लगभग 30 डेज ये हो गए। आप अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में 1 से लेके 31, ठीक है, ये डेज हो गए। और सितंबर की बात करें तो यहां पर 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक, क्योंकि 20 को तो एग्जाम है। तो यहां पर आपके देखो जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज और यहां पर आपके ये 19 डेज। कैसे आखिर हम प्रिपरेशन करें? एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, एक बड़ा लक्ष्य है। अगर मेंस हो जाता है तो सोचो वारे न्यारे होगा कि इंटरव्यू की तैयारी कर ली तो हम इस चक्र से ही बाहर निकल गए यूपीएससी के। लेकिन अगर आपने इन डेज को ठीक से प्लान नहीं किया तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे मतलब फेल होने की तैयारी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे मतलब फेल होने की तैयारी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि मेंस के जो पेपर है आपके 9 पेपर्स होंगे। कंपलसरी एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, जनरली हिंदी भाषी लोग हिंदी ले लेते हैं, और एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। और ये दोनों पेपर आपके कंपलसरी होंगे और इनके मार्क्स जो हैं ये क्वालिफाइंग होंगे, ये केवल क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन पर मैं बहुत बात नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि साल भर आपने कुछ ना कुछ कोशिश कर ली होगी, या इतना आप जो इसमें हिंदी इंग्लिश वाला है वो सब कर ले जाओगे, ठीक है। तो इस पे बात नहीं करेंगे। पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जीएस के 4 पेपर, जीएस 1 2 3 4 आपके ऑप्शनल के पेपर, आपका जो भी ऑप्शनल है, मैं इस पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बस बात करूंगी। बाकी आपने जो भी ऑप्शनल अपना कर रखा होगा, आई होप कि आपका प्रिपेयर होगा। सोचो यही बात है, मैं सोच के चल रही हूँ कि आपका ऑप्शनल प्रिपेयर होगा। अभी आपके पास केवल रिवीजन करोगे, आप टेस्ट सीरीज से अपनी जो आंसर राइटिंग स्पीड है, प्रैक्टिस है, उसको मेंटेन करोगे। अगर आपने इसके पहले साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की थी तो फिर बड़ा मुश्किल सा काम है ना। तो यहां पर देखो कि हमें आपको मैनेज करना होगा बच्चों, कि देखो आपके 250 मार्क्स के होंगे। आपके जीएस के जो पेपर होंगे ना, जीएस 1 2 3 4, ये होंगे आपके 1000 नंबर। आपके ऑप्शनल की बात करेंगे, ऑप्शनल पेपर 1 और 2 आपके 500 मार्क्स। इसमें मार्क्स खींचना ज्यादा आसान होता है कि अगर आप 300 मार्क्स तक ले आए, ठीक है, या 250 प्लस आप मार्क्स ले आए तो कंपैरेटिवली जीएस से आपको यहाँ एज मिल जाती है। इसके अलावा ऐसे एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें भी आप 250 में से जो मार्क्स है अगर ठीक ठाक ले आए तो आपको बेनिफिट हो जाता है, बाकी बच्चों से एज मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल आपके जो मार्क है वे कितने होंगे? 1750 मार्क्स। चलो शुरू करते हैं और हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 2 3 और 4 की। एंड इसके अलावा मैं आपको बताती हूं, एक दिन 20 तारीख से पेपर शुरू है, 20 सितंबर से, बहुत टाइम नहीं है। एक दिन भी आपके पास नहीं है कि आपको वेस्ट करना है, एक दिन सिंगल डे भी आपके पास नहीं है। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग इतनी ज्यादा कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस अभी कर लो। कहते जो शांति में अपना पसीना नहीं बहाता फिर युद्ध में उसको खून ज्यादा बहाना पड़ता है। तो सोच लो कि अभी शांति के दिन है ना। कहते हैं कि आपको अगर घर की छप्पर बनानी है तो सबसे अच्छा दिन वो होता है जब धूप निकली हो, क्योंकि जब बारिश होगी तब तो आपके पास मौका ही नहीं है, अब तो मौका खत्म हो गया। अभी आपके पास जो अब समय है वो यही समय है कि अपनी प्लानिंग बढ़िया से कर ले। अभी आपके पास फिर भी कंपैरेटिवली टाइम है। देखो, ऑप्शनल के लिए
मैं आपको बता दूं बच्चों कि ऑप्शनल आपने जो भी अपना रखा है कमेंट करके बताना, अगर ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हम वीडियोस कुछ लेके आएंगे। सो ऑप्शनल के लिए आप अपना डेली टाइम रखें लगभग 3 और 4 आवर, 3 और 4 आवर अपना डेली आप ऑप्शनल के लिए रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 पेपर की हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 जो है इसमें आपका मेन, अगर हम मेन की बात करें मेन सब्जेक्ट की, तो आपका इसमें हिस्ट्री होगा और ज्योग्राफी होगा। इसके अलावा सोसाइटी है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। इसके अलावा तो यहाँ पर ये समाज वाला, सो भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ये आपका हो गया जीएस पेपर 1। नाउ जीएस पेपर 2 जो है वह शासन व्यवस्था है, संविधान है, शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय है और अंतरराष्ट्रीय संबंध है। जीएस पेपर 3 में क्या है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो देखो बच्चों कुछ टॉपिक्स जो है वह इसमें काफी छोटे हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए हमें परेशान नहीं होना है। जैसे कि अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें या फिर यहाँ पर हम सामाजिक न्याय समाज की बात करें, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इनके लिए हमें बहुत रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, केवल करंट अफेयर से काम चल जाएगा या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेंगे, वहां से काम चल जाएगा, जो भी आपको लगता है कि भैया ऑथेंटिक है, इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत परेशान नहीं होना चीजों को लेके। इफ यू हैव गुड नोट्स तो आप उससे आंसर फॉर्मेटिंग जो है वह कीजिए, आंसर फॉर्मेटिंग में लग जाइए। कम से कम जब आपका एग्जाम पास में आए आप 200-300 ऐसे आंसर फॉर्मेटिंग ऑलरेडी कर लो कि अब आपको 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने में जोर ना आए। पेपर 4 की हम बात करेंगे तो नीति शास्त्र है, सत्यनिष्ठा है और अभिरुचि है, ठीक है। ये आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 है। अब देखो पहले मैं जीएस पेपर 1 पे आती हूं। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री से 35 मार्क्स का आया था, मिडाइवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 40 मार्क्स का आया था, वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सोसाइटी से 50 मार्क्स का आया था और ज्योग्राफी से 125। कोई आश्चर्य नहीं है कि 125 अब मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाए। तो यूपीएससी का एक पैटर्न है कि यूपीएससी का कोई पैटर्न नहीं है ना, वो क्या करता है अपने मतलब चीजें जो है सब्जेक्ट में जो वेटेज है वह कम ज्यादा करता रहता है। जैसे कि इस बार प्रीलिम्स में हिस्ट्री से मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी से 20-21 आ गए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है वह चीजें सफल हो जाए। तो यहां पर देखो कि आपको याद रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री करना है, मिडाइवल करना है, एंशिएंट करना, वर्ल्ड सोसाइटी एंड ज्योग्राफी करना है, ठीक है। अब आगे देखो कि आप सिलेबस को देखेंगे, आप सिलेबस देखिए, भारतीय संस्कृति, ठीक है, सारा सिलेबस आपने देख लिया। अभी मैं आपको बताऊंगी, इसको मैं पढ़ा दे रही हूँ, सिलेबस को आपने देखा होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है, ठीक है। आओ जीएस पेपर 2 की थोड़ी सी बात करें तो 2022 में पॉलिटी से 110 नंबर का आया, गवर्नेंस से 120 नंबर का और आईआर से 20 नंबर का आया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका जो शासन व्यवस्था है, संविधान, उसका सिलेबस है, ठीक है। इसी सिलेबस को हमने डे वाइज अभी डिवाइड करेंगे, तब हम एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र 3 की अगर हम बात करें तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ठीक है, इसकी बात यहां पर की गई। चलो ये सिलेबस था, ये आपका पेपर 4 का है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं और अब मैं आपको डे 1 और डे 2 के अकॉर्डिंगली सारी योजनाएं बताऊं, उसके पहले हम देखते हैं कि आपको इन 80 डेज में करना क्या है। देखो ऐसे आपको एटलीस्ट कोशिश करनी है कि आप या तो वीकली ऐसे लिखो या फिर आप देखो, अगर वीकली ऐसे आप लिखते हो, मान लीजिए कि अभी आपके पास लगभग हम मान लेते हैं कि 80 डेज के आसपास है और इसमें आप लगभग कितने ऐसे लिख पाएंगे, तो कम से कम अगर आपने 10-12 ऐसे की फॉर्मेटिंग नहीं की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप वहां 2000 और 1000 शब्द कैसे लिखेंगे। सो ऐसे की फॉर्मेटिंग आपको करना सीखना है। और ये आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए कोई सोसाइटी या फिर सोशल इशू है और ज्यादातर, ठीक है, वीकली आपको ऐसे लिखना है। समटाइम्स आप देखेंगे जीएस के टॉपिक से आएगा, समटाइम्स आप पेपर 4 के भी एथिक्स वाले टॉपिक से भी ऐसे को देखते हैं, ठीक है, कभी आईआर से भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो फॉर्मेटिंग है वह करनी है कि, और स्पेशली जो करंट इश्यूज है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक्स आपको डेफिनेटली तैयार करने हैं। जीएस पेपर 1, 2 और 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डेली, अभी मैं डेली का टास्क बता, तो डेली का आपने पहले टॉपिक टाइम टेबल बना लिया जो मैं आपको बताने वाली हूं, और डेली आपको इसके लिए करना है एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर देने होंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी टाइम देना हो, 4 to 5 आवर प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद रिवीजन और ये सारी चीजें तो आप खुद समझदार हैं कि विदाउट रिवीजन और विदाउट, चूंकि
अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने मान लीजिए कि गवर्नेंस का कोई एक गुड गवर्नेंस का कोई एक टॉपिक तैयार किया तो आपको उसके जो टेम्पलेट्स हैं वो बनाने होंगे कि अगर क्वेश्चन आया तो मेरे पास गुड गवर्नेंस की 30 वर्ड्स की जो इंट्रो है ना, डेफिनेशन है, एंड उसके बाद मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना है वो है, करंट इश्यूज क्या है वो है। तो ये सारी चीजें बच्चों ओवरनाइट नहीं आती। अगर आप 80 डेज बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, सिंसियर होकर, घबराना नहीं है, बस प्लानिंग करनी है, हार्डवर्क करनी है। या तो घबरा लो, इतना डर जाओ कि पेन ही ना उठे, या तो दूसरा तरीका है कि प्लान कर लो, हार्डवर्क कर लो, ठीक है, भले हाथ में दर्द हो, करियर तो बन जाएगा कम से कम, है ना। तो यहां पर देखो कि डेली आपको 4 to 5 आवर इसमें देने होंगे। ऑप्शनल की बात करें तो इसमें भी आपको 3 to 4 आवर देने होंगे डेली। और आपने अब तक कहीं ना कहीं से वीडियोस को देख रखा होगा, जो भी आपका कोर्स है। आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर रिवाइज करना है तो डेली 1 or 2 वीडियोस, और स्पेशली वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखो, ठीक है, 1 or 2 वीडियोस, और वो भी आप इंटू 2x करके देखो, 2x करके देखो वीडियोस को, है ना। और इसमें भी आप फॉर्मेटिंग करो, चीजों को बार बार रिकॉल करो, आंसर राइटिंग करो। ये आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी अपनानी होगी। कंपलसरी हिंदी एंड इंग्लिश लग रहा है कि बहुत ज्यादा वीक है, थोड़ा सा आप वीक में 1-2 दिन इसके लिए भी टाइम दे, तो एटलीस्ट आपको बहुत अभी मेहनत करनी होगी। 2 अंकों से कम में अगर पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, आपका टॉपिक पूरा नहीं होगा, आंसर राइटिंग रिवीजन नहीं होगी। सो इसलिए आपको मैं पहले ही सजेस्ट कर दूं कि एटलीस्ट आपको 2 डिजिट में पढ़ना होगा, मतलब 10+R। और ये कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 40 दिन पढ़ लिया, 40 दिन नहीं पढ़ा, पूरे 80 डेज आपको पढ़ाई करनी है। कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, केवल अभी आपको अपनी क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। चलो, तो अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया, इसको हमने कुछ डेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैंने वैसे बेसिकली, जैसे कि आपने डे 1 किया, डे 1 से हमने शुरू किया कि आपने कल से सिलेबस बना लिया। सबसे पहली तो बात है कि जब आप टाइम टेबल पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, टॉपिक वाइज, डे वाइज चीजों को सेग्रीगेट कर देंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब आपका एक ही काम रहेगा कि आपको अपना टाइम टेबल, अपना जो शेड्यूल आपने बनाया उसको फॉलो करना है ना। और अगर आपने नहीं बनाया तो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलता रहेगा कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, याद गवर्नेंस की आ रही है, गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, याद हिस्ट्री आ रहा है, पेपर 4 पढ़ रहे हैं, पेपर 3 याद आ रहा है कि अरे ये तो छूट गया। तो एटलीस्ट हमें सबसे पहली बात जो है कि हमें अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है। सिलेबस या कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने के कुछ रूल्स होंगे, रिसोर्स लिमिटेड होंगे, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। जो भी पढ़ा है उससे आंसर राइटिंग रिवाइज करना होगा, करंट अफेयर करना होगा। मान लीजिए अगर सोशल जस्टिस पढ़ा है तो लास्ट 5 ईयर में क्या पीवाईक्यूज आए उस पर फॉर्मेटिंग करनी होगी। सो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह आते हैं। तो ये कुछ तरीके होंगे। अब देखो, जैसे कि हमने यहां पर बनाया हुआ है डे 1, और ये जो आपका पूरा ये डे वाइज डिवाइड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम उन सबकी, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first hour for sharpening the first 4 hours sharpening the axe। आपने सुना होगा, अगर आपको पेड़ काटना है तो जो कुल्हाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए आपकी जो कुल्हाड़ी की धार है वह बनी नहीं है, तब आप कितनी भी मेहनत करते रहो पेड़ नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने 4 घंटे अपनी तैयारी में दिए हैं, आपने कुल्हाड़ी को शार्प करने में दिए हैं, तो जल्दी से काटा जा सकता है। बस वही बात है कि अगर आपने प्लानिंग पहले कर ली, प्रॉपर टाइम टेबल अपना बना लिया, फिर उसको फॉलो कर लिया, आधी जंग आप वहीं जीत गए, ठीक है। सो डे 1 हम शुरू करते हैं पॉलिटी से। पेपर 2 से शुरू करें, क्योंकि पेपर 2 का जो एरिया बहुत वास्ट है, चीजें बहुत इंटरलिंकिंग है। अगर हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, बाकी चीजों को हमें समझने में काफी मदद मिल जाती है। डे 1 में हमने किया संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, और इसके साथ साथ ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने थोड़े से पीवाईक्यूज देख लिए और हमने आंसर फॉर्मेटिंग कर ली, ठीक है। अब आंसर फॉर्मेटिंग कैसे, कि जैसे कि अगर मैंने विशेषताओं को पढ़ लिया, ठीक है, अगर मैंने विशेषताओं को पढ़ लिया तो ये लिख लिया 10 पॉइंट्स में कि संविधान की ये विशेषताएं हैं, ठीक है, इस तरीके से। या संविधान की बुनियादी संरचना, तो ये देख लिया कि बुनियादी संरचना में क्या आता है, क्या नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया डिसीजन कुछ तो नहीं दिया, तो इन सभी का करंट भी एक बार अलट पलट कर देख लिया, ठीक है। डे 2 मैंने कवर किया कि संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेदारियां, संघीय ढांचों से संबंधित मुद्दे, चैलेंजेस, स्थानीय स्तर तक शक्ति वित्त का हस्तांतरण, उसमें भी चुनौतियां। आप देखेंगे कि हर साल लगभग एक क्वेश्चन तो लोकल गवर्नेंस से आता है, और इसमें स्थानीय स्तर के चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, वहां से क्वेश्चन आया। तो ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये आपका 4 to 5 आवर का है,
क्योंकि बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3-4 घंटे अपने ऑप्शनल के लिए भी देने, फिर रिवाइज भी करना है, फिर आप एकदम ऐसा हो जाएगा कि एकदम स्टक हो गया, कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी पढ़ लोगे कर लोगे उतना बेनिफिट है। एक से दूसरा रिसोर्स फॉलो नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ यू हैव लिमिटेड, सभी के पास सभी कम है समय, है ना। डे 3 आपने क्या किया, विभिन्न अंगों, विवाद निवारण तंत्र, संस्थानों के बीच में शक्ति का पृथक्करण, संवैधानिक योजना, अन्य देशों से तुलना। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लास्ट टाइम ब्रिटेन और भारत की संसदीय प्रणाली से कंपैरिजन पूछा, तो इस बार इस बात की संभावना है कि अमेरिका और भारत की न्यायपालिका को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कामकाज के संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, ठीक है। ये डे 3 को कर लिया। ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा कि आप इसको पढ़ लो, इससे शॉर्ट नोट्स बना लो, इससे प्रैक्टिस कर लो, इतना आपको करना ही होगा बच्चों। इसके बिना बेड़ा पार नहीं होगा, इसके बिना मेंस नहीं क्रैक होगा। कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका। जैसे कि आपने कार्यपालिका न्यायपालिका के विवाद पढ़ा, तुरंत जाके गूगल पे देख ले कि उसमें करंट में क्या इशू आया, उस करंट के इशू से कुछ टॉपिक्स तैयार कर लिए कि यहां से जो क्वेश्चन है वह इस बार आ सकता है, ठीक है। चलो, तो हम डे 4 तक हो गए। डे 5 देखो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य जिम्मेदारियां, वैधानिक विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, है ना। तो यहां पर देखो, इस बार जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है ये आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस साल चुनाव हुए, तो इस बार निर्वाचन, चुनाव प्रणाली, चुनाव सुधार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, परिसीमन आयोग, इस तरह के जो मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा एक और गैसिंग पॉइंट यूपीएससी हमेशा देता है कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया है, प्रीलिम्स में जो आपने देखा कि ये टॉपिक आए हैं, वो टॉपिक कंपैरेटिवली मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब डे 6 आपने क्या बांटा, सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके डिजाइन, कार्यान्वयन से होने वाले मुद्दे, प्रक्रिया, एनजीओ, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अन्य हितधारक समूह, इसको आपने प्रिपेयर किया। आप देखेंगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि लोकतंत्र में दबाव समूह की क्या भूमिका है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन छोटे छोटे से आपको टैग जो है अपने तैयार कर लेने हैं, फॉर्मेट तैयार कर लेना है। तो जितने पूरा ना भी कर पाओ तो 2-3 टॉपिक का तो कर लोगे ना। मान लीजिए इसमें ये 5 टॉपिक हो गए या 6 टॉपिक हो गए, ठीक है। तो उन 6 टॉपिक्स की डेफिनेशन क्या है, 6 टॉपिक्स के आपसे उसके जुड़े हुए मुद्दे क्या है, चैलेंजेस क्या है ना। मेन देखो, हर एक चीज का चैलेंज आएगा और उसका निवारण पूछा जाएगा, उपाय पूछा जाएगा। तो ये चीजें आपको इस तरह से याद रखनी है। प्लस करंट, डे 6 में आपने केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्ग के लिए जो कल्याण योजनाएं हैं, है ना, और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए गठित तंत्र है, कानून संस्थाएं, निकाय हैं, ये आपने डे 7 कर लिया। डे 8 आपने किया स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक सेवाओं का विकास, प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी भुखमरी से संबंधित मुद्दे। अब आपने गरीबी भुखमरी की बात की, थोड़ा सा जरा करंट अफेयर की रिपोर्ट्स पे भी फोकस डाल लो। करंट अफेयर की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती है, इससे आपको कुछ फैक्ट मिल जाएंगे। इन फैक्ट के अलावा इंडिया के संदर्भ में चीजें क्या है, उन इश्यूज को थोड़ा सा देखो। वर्तमान में बेरोजगारी अगर किसी तरह की, किसी पर्टिकुलर टाइप की ज्यादा है तो उस बेरोजगारी के क्या रीजन है, मतलब हर एक टॉपिक में करंट को ऐड करना है, करंट के दृष्टिकोण से देखना है। डे 8 तक हो गया। डे 9 आप क्या करोगे, ट्रांसपेरेंसी, शासन, गवर्नेंस के कुछ मुद्दे, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई गवर्नेंस, सफलताएं, सीमा, संभावना, नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, बिल्कुल यही एग्जैक्ट लाइन उठा के यूपीएससी ने पूछी थी। तो यूपीएससी अपने सिलेबस की एज इट इज लाइन भी पूछता है, तो सिलेबस, ये सिलेबस को ही हमने डिवाइड किया हुआ है ना। डे 10 में आप पढ़ोगे भारत और उसके पड़ोसी देश, 90 के बाद से भारत की विदेश नीति, वैश्विक मामले, भारत और सार्क देश, ठीक है, या इसके अलावा बाकी मुद्दे। सार्क मुद्दे, मध्य एशिया, एशिया प्रांत क्षेत्रों के साथ भारत के संबंध, अनुप्रयोगों के आधार पर प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठन। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये तो मैं एक साथ तैयार कर लूंगा, किसने रोका है भाई, एक साथ तैयार कर लो। और बीच बीच में क्या करो कि आपने 4-5 दिन पढ़ लिया, बहुत सारा हो गया, तो 4-5 दिन के बाद मैंने इसलिए इसमें लगभग 60-65 डेज के टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, क्योंकि 4-5 दिन तो ऐसे होंगे जिसमें कि आपकी पढ़ाई नहीं होगी। हो सकता है 4-5 दिन आपकी बीमारी के निकल जाए, डर घबराहट के निकल जाए। इसके अलावा
रिवीजन भी बीच में करोगे, टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन करोगे ताकि प्रैक्टिस होती रहे, टेस्ट सीरीज करोगे ताकि आप 3 घंटे में लिखना सीख पाए, ये सारी चीजें पैरेलल चलेगी। तो यूपीएससी तो वैसे भी मजाक थोड़ी है भाई, तैयारी करना है ना। चलिए डे 12 देखो, भारत दक्षिण पूर्व एशिया, भारत आसियान आर्थिक सहयोग, भारतीय प्रवासी से संबंधित मुद्दे, इनको आप कर ले। अगर आपको लग रहा है कि ये तो मैं एक दिन में प्रिपेयर कर लूंगा, एक दिन में कर लीजिए, बाकी आपको रिवीजन के लिए और बाकी चीजों के लिए टाइम मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन के लिए टाइम मिल जाएगा। एक तो चैलेंज है इसी सिलेबस को कवर करना, दूसरी बात है कि ज्यादा आगे वो बच्चा निकलेगा जो क्वालिटी को मेंटेन कर लेगा। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पहले पूरा करना भी तो जरूरी है ना। तो जब सिलेबस करोगे क्वालिटी तो उसके बाद मेंटेन होगी, तो जितना जल्दी कवर कर सकते हो उतना जल्दी कवर करना, ठीक है। तो यहां पर मैंने डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की चर्चा कर ली, 12 की कर ली। अब देखो बीच बीच में आपको वीकली जो है कि 4-5 दिन के बाद एक ऐसे राइटिंग कर ली, आपको लगा कि सोसाइटी सोशल जस्टिस का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जैसे कि इस बार मैं आपको बता रही हूं कि जो मुझे लगा कि इस बार महिलाओं की भूमिका राजनीति में, और 106वां संविधान संशोधन उसी को सोसाइटी सोशल जस्टिस, वही घुमा फिरा के मान लीजिए एक टॉपिक आ गया। तो अब आप उस पर ऐसे कैसे लिखोगे? तो निबंध हमेशा एक 360 डायमेंशन होना चाहिए। आप उसमें कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, स्टैटिक, सारी चीजों को आप उसमें ऐड कर दें। आपकी अपनी अप्रोच, विचार, इन सब की एक अभिव्यक्ति होती है। और निबंध को याद रखना कि हमेशा ये विषयों को जोड़ेगा, इंटरलिंकिंग करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे जीएस में पूछा है तो मैं तो जीएस का आंसर लिखूंगा। आप इसकी शुरुआत किसी कोट से, लाइन से, या किसी सॉन्ग की लाइन से भी कर सकते हैं, है ना। किसी सॉन्ग की लाइन से भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। एक और तरीका है जो विभिन्न टॉपर्स जो है वह कहते हैं, थोड़े से टॉपर्स के निबंध देख लो। आजकल बड़ी आसानी से चीजें अवेलेबल है गूगल पे, कि जो इसके पहले टॉपर्स रहे हैं जरा इनके ऐसे पर एक नजर डाल लो कि इन्होंने क्या कैसा लिखा है, कैसे फॉर्मेटिंग करी है। तो एक बैलेंस अप्रोच आपकी होनी चाहिए। हर एक जो पैराग्राफ आप ऐसे का चेंज कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो कुछ नई हो और रिलेटेड उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, ठीक है। फॉर्मेट आपको पूरा याद रखना है कि शुरू कैसे करेंगे, बॉडी में क्या क्या लिखा है, कंक्लूड कैसे करना है, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका पूरा जो एक स्ट्रक्चर है पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। निबंध लेखन के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है, पिछले वर्ष के जरा जो प्रश्न पत्र है उसकी एक बार फॉर्मेटिंग करते हुए देख लो। जैसे कि प्रश्न आ गया कि सोशल मीडिया और बदलता हुआ समाज। अब देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया कि माँ की ममता और दुलार की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। कुछ फैक्ट भी चाहिए पड़ेंगे कि कितने मोबाइल फोन इंडिया में यूज हो रहे हैं। मान लीजिए आपके पास हैं, आपने देख लिया कि सामाजिकरण के लिए परिवार कितना जरूरी होता है। अब आप देखो कि भाई सामाजिकरण के लिए और चीजों के लिए सोशल मीडिया भी जरूरी है। लेकिन जब सोशल मीडिया में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए, मतलब उन सभी चीजों से, या मोबाइल फोन या तकनीक, भाई कक्षा 10 का ऐसे विज्ञान वरदान भी, अभिशाप भी, तो ये तो अभिशाप हो गया कि बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स एंड बाकी सारी चीजें। एक मुद्दा जो बार बार मैं इस बार पूरे साल भर चर्चा में रहा कि कम उम्र के जो बच्चे हैं वह बहुत ज्यादा अपराध करने लगे। आज ही एक न्यूज आ रही थी जिसमें कि 12 साल के बच्चे ने एक पॉर्न वीडियो देखने के बाद, शायद 14 साल का बच्चा था और 12 साल की लड़की के साथ रेप किया। तो इस तरह की ये जो घटनाएं हैं इतनी ज्यादा, पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ इस तरह का क्राइम। तो यूपीएससी कुछ ऐसी ही चीजें पूछता है जो समाज में चल रहा हो, है ना। तो आप देखें कि इस तरह की जो चीजें हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, या बच्चों को हम इन चीजों से कैसे दूर रखें, बच्चों को वल्गैरिटी से या फिर इन चीजों से हम कैसे दूर रखें, कैसे उनका आगे सामाजिकरण हो, सोशल मीडिया इन चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो तमाम तरह की बातें हैं। इन सभी चीजों को आपको समझना होगा कि निबंध लेखन का क्या विषय हो सकता है। 13, 14, 15, 16। नाउ नेक्स्ट 4 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होगी? भारत और यूरोप, भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, यूक्रेन मुद्दा, भारत अमेरिका चीन संबंध, दक्षिण चीन सागर विवाद, हिंद महासागर, और प्लस पीवाईक्यू सबके साथ रहेगा, करंट सबके साथ रहेगा। तो पहले इसका स्टैटिक आपने पढ़ा अपने रिसोर्स से, करंट अफेयर से देखा, ये चर्चा में था, 4-5 तुरंत पॉइंट्स लिख लिए। नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, आंसर राइटिंग करो। लास्ट टाइम की जो टॉपर्स थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने ना खुद को 2-3 बार टेस्ट किया, मतलब 2-3 दिन, कि क्या मैं एक दिन में 6 घंटे लिख पा रही हूँ।
क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल जो पेपर्स है एक दिन में दो दो पेपर हो रहे, तो क्या आपके अंदर इतना स्टेमिना है? उन 6 घंटों में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि आप सोचोगे फिर लिखोगे कब, है ना? ज्यादा सोचोगे तो छूट जाएगा, फिर कैसे आपका मेंस ही नहीं होगा अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। 20 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करोगे जब इसको फॉलो करोगे, सिलेबस को फॉलो करोगे, है ना? अपने अकॉर्डिंगली भी आप डिवाइड कर सकते हो कि मुझे एक हफ्ते में जीएस कर लेना है 1, एक हफ्ते में जीएस 2 कर लेना है, 2 हफ्ते ऑप्शनल पढ़ना है। बट वो स्ट्रैटेजी ऐसे हो जाएगा कि एक के साथ दूसरा भूलते जा रहे हो। तो प्रॉपर ना करके सबको साथ साथ अगर आप कर सके कि जीएस के 1 की कुछ चीजें कर ली, 2 के कुछ चीजें कर ली, करंट कर ली, ऑप्शनल भी चल रहा है, आंसर राइटिंग भी चल रही है, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो ओवरऑल एक अप्रोच जो है अपनी अपना बहुत सैग्रीगेट मत करो। ठीक है, फिर आप देखो डे 14 से अपना जो ऐसे इथिक्स है वह शुरू कर सकते हैं पेपर 4। अब इथिक्स में आपने क्या किया, एथिक्स में टर्म बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आपको मैं एक 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 तरीका मैं आपको बताऊंगी कि यहां पर अगर नैतिकता लिखा है ना, सो नैतिकता की डेफिनेशन क्या है, नोट डाउन करो, ढूंढो, कहीं से भी लिखो, 20-30 शब्द में लिखो कि व्हाट इज नैतिकता। ठीक है, भारतीय के रूप में नैतिकता का सार क्या है, भारतीय के रूप में नैतिक अध्ययन के दृष्टिकोण, पश्चिमी परिप्रेक्ष्य, नैतिकता और मूल्यों की बुनियादी अवधारणा क्या है, आर्थिक जीवन में नैतिकता, स्वतंत्रता और अनुशासन, है ना? तो इस तरह से ये सारी चीजें आप डे 14 तैयार कर लो। डे 15 में तैयार करो कि नैतिकता, कर्तव्य और अधिकार, पुण्य नैतिकता, मानवीय कार्य में नैतिकता के परिणाम, सरकार में मूल्य और नैतिकता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मूल्य शिक्षा में परिवार का योगदान। ये सीधी लाइन यूपीएससी पूछ चुका है कि जो मूल्य है वो समाज से बन रहे हैं, परिवार से बन रहे हैं, तो परिवार का उसमें क्या योगदान है। ठीक है, मूल्यों को विकसित करने में समाज का योगदान और विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान। इवन ये ऐसे में भी पूछा जा चुका है, ये टॉपिक एथिक्स से कोरिलेट करते हुए ऐसे में बहुत टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये डे 15 में आपने ये तैयार किया और हर एक चीज को, भले बच्चों आप बहुत बेस्ट ना लिख पाओ, फिर भी मैं कहूंगी इंफीरियर से इंफीरियर लिखना, घटिया से घटिया लिखना, बट टॉपिक्स को लिखना जरूर। और टॉपिक्स को कैसे लिखना, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखना, कि अगर नैतिकता लिखो या फिर अगर ये लिखो कि समाज का योगदान, है ना, मूल्य को विकसित करने में, या शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, तो तुरंत देखो कि शैक्षणिक संस्था कैसे मूल्य विकसित कर रहे हैं, कि हमें स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, हमें कॉलेजेस में क्या सिखा रहा है, हमारे टीचर का आचरण अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसका आचरण, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद फिर लिखिए कि ये मुद्दे वर्तमान में जुड़े हुए हैं कि अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो हमारे मूल्यों में कमी है एंड ऑल, है ना? तो ये इस तरह से आपको चीजों को डेवलप करना है। एंड डे 16 मानवीय मूल्य क्या है, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए गांधी जी का ही पूछ लिया, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका सब में भी, तो प्रशासकों और शिक्षाओं की अगर हम बात करें कि मान लीजिए वर्तमान में जो प्रशासक है उनके अंदर सत्यनिष्ठा कम है, रिश्वतखोरी के मामले ज्यादा आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आ गया कि कारण क्या है। उनको जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग दी वो ट्रेनिंग सही नहीं है, आपने सिलेबस में जो चीजें ऐड की वो सही नहीं है, इसलिए तो पेपर 4 एथिक्स को ऐड करा गया, है ना? तो इस तरीके से आप चीजों को प्रिपेयर कीजिए। और इन सभी के साथ थोड़ा सा आप केस स्टडी पर फोकस करेंगे कि करंट अफेयर में आप देखेंगे किस तरह के लोक प्रशासन से संबंधित मुद्दे, किस तरह के मुद्दे ऐसे रहे जो कि सिविल सेवकों से ज्यादा जरूरी जुड़े हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, है ना? तो अब भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए सिविल सेवकों के बीच में, ये सारी चीजें। नेक्स्ट 17, 18, 19 एंड 20 डेज। चलिए 70 डेज में आपको पढ़नी है व्हाट इज मनोवृत्ति, संरचना विचार, व्यवहार में मनोवृत्ति का प्रभाव, नैतिक राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। सिविल सेवा के लिए योग्यता, मूलभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षपात। यूपीएससी ने पूछा सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता से क्या समझते हैं, लिखते रहो 30 शब्दों में, 50 शब्दों में। तो एक मेरा आप सभी के लिए यही मूल मंत्र होगा कि एथिक्स में जो भी टर्म आए उसको नोट डाउन तो लिखने की कोशिश करो 30 और 50 वर्ड्स में। डे 19 कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता, करुणा के संबंध में योग्यता, मूलभूत मूल्य, तटस्थता, गुमनामी, जवाबदेही, समाज के प्रति योगदान, प्रशासन शासन में अवधारणाएं, उनकी उपयोगिता, अनुप्रयोग। बड़े छोटे छोटे से बहुत अच्छे बड़े प्यारे से टॉपिक्स हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम मेंस में जैसे कि सोशल जस्टिस है, सोसाइटीज है, कुछ पीवाईक्यूज का सॉल्व कराना, आंसर राइटिंग, फॉर्मेटिंग, कुछ ऐसे पर बात, हम इस तरह की वैल्यू एडिशन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, डे 20 तक हम आ गए, 21 से चलते हैं।
21 में अब देखो कि विश्व नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का क्या योगदान है, और हर एक के साथ हमने देख लिया कि मान लीजिए मार्क्स के बारे में पूछा जा चुका है, गांधी, विवेकानंद, इन सब के, टैगोर के बारे में पूछा जा चुका है कि उनका शिक्षा को लेके क्या था या नैतिकता उनकी क्या थी। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करना है। एक पर्टिकुलर आपने लिखा कि जैसे कि गांधी जी है, उनके चारों विचारों को लिख लिया, उसके बारे में 4-4 जो पॉइंट है हर एक विचारधारा के बारे में आपने लिख लिए। अब अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपको 5-6 पॉइंट भी याद है, तब भी आप 150 से 250 शब्द जो है वे अपने आप लिख लोगे, है ना। तो बस इसी तरीके से सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है टॉपिक को कवर करना, सिलेबस को कवर करना। अगर आपने सिलेबस को कवर किया है, टॉपिक आएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपने छोड़ रखा है, क्या करोगे फिर, है ना। डे 22 आपको क्या करना है, लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य, नैतिकता, स्थिति, समस्याएं, सरकारी निजी संस्थानों में नैतिक चिंता, दुविधा, मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक। डे 23 में, ठीक है, लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, जवाबदेही और नैतिक शासन। जैसे कि प्रश्न आ गया कि सिविल सेवा में जवाबदेही का क्या तात्पर्य है, सो आपके पास कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स ऐसे कि बहुत सदे हुए शब्दों में, क्योंकि 20 या 30 शब्द में आप कोई अगर ईमानदारी की बात कर रहे हो तो आप बता दो कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में रिश्वत नहीं ले रहा है तो वो ईमानदार हो गया, या आपने वो टाइम पे ऑफिस पहुंच रहा है, काम अपने ईमानदारी से कर रहा है, पर ठीक हो गया। मतलब इस तरीके से आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ केस स्टडीज, कुछ करंट अफेयर में भी केस स्टडीज को तैयार कर ले। तो 20-30 वर्ड्स में ऐसे एग्जाम्पल्स, 20-30 वर्ड्स में जो उदाहरण है उसको प्रिपेयर रखें, जहां पे भी आया बस चिपका दिया, ठीक है। थोड़ा सोचो कि 10th-12th के लिए कैसे आंसर्स लिखा करते थे। हाँ, लेवल थोड़ा ज्यादा है, टॉपिक्स थोड़े ज्यादा है, सिलेबस इंटरलिंकिंग थोड़ी ज्यादा है, तरीका तो वही होगा। तो यहाँ पर बच्चों याद रखो कि जितना आप मैनेज कर लोगे, जितना अपनी, सारा गेम माइंडसेट का है। सोच लोगे कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाओगे, सोच लोगे कि चलो देखते हैं 80 दिन में क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स डालो, पोटेंशियल है तो बस कोशिश करो, है ना। चलो, मूल्यों को सुदृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, ये सारी चीजें आपको अभी रिसोर्सेज की बात मैं करूंगी कि आप क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, और एक ही रिसोर्सेज फॉलो करें, ज्यादा रिसोर्स फॉलो ना करें, क्योंकि एक के लिए 2 रिसोर्स पढ़ोगे तो बाकी आपका छूट जाएगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम, है ना। 24, भारत में ईमानदारी, शासन में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझा करना, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता। इस बार आचार संहिता भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। 25, 26, 27, 28। 25 में आपने क्या किया, शासन में ईमानदारी, आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौती, ठीक है। सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती। डे 26 आपने, अब यहां से हम थोड़ा सा वास्तुकला पर आते हैं। यहाँ पे आपने प्राचीन भारत की वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, भारतीय चित्रकला, दृश्यकला, प्लस PYQ प्रैक्टिस, प्लस करंट में क्या चर्चा में था उस पर प्रैक्टिस। भारत में भाषा, साहित्य, भक्ति, सूफी आंदोलन, दर्शन, नृत्य, चित्र, धर्म, समसामयिक विषय। बहुत डीप में नहीं जाना, बहुत डीप में कि धर्म ही 2 दिन पढ़ रहे हो, तभी तो साल भर पढ़ते हैं ना, तब पढ़ लो 1 दिन और 2 दिन। लेकिन अभी आपके पास क्या टाइम है कि अभी वही बात होती है कि मान लो बच्चों अगर आपको 2025 को टारगेट करना है, इतने टाइम होगा, अभी तो फिर भी बात कर रहे हैं हम, और आज से मान लीजिए 80 दिन, वो तो टोटल आपके 85 डेज होंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। इस बार तो फिर भी ज्यादा दिन थे, है ना, इस बार तो फिर भी लगभग 100+ डेज थे, बट अब ज्यादा दिन आपको नहीं मिलेंगे। तो 25 में सोचो कि यही भागम भाग आपके लिए भी मैं बताऊंगी, और ये अगर आप अभी ठीक से पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लोगे विद नोट्स, विद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उतना आपको अभी कम परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नोट्स बने रहेंगे। मतलब समझना आप इस बात की गंभीरता को, ठीक है। डे 27 है मुगलों का पतन से लेकर ब्रिटिश भारत, 1905 तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। जैसे कि मुगल है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, वर्चस्व के लिए मराठों का विस्तार, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, भारत में यूरोपियों का प्रवेश 1857 से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह, क्या पता कौन सा विद्रोह आ जाए, ऐसे विद्रोह जिसके 100, 50, 75 वर्ष होंगे, वहां से प्रश्न आने की कंपैरेटिवली संभावना ज्यादा है। 57 का विद्रोह, ब्रिटिश नीतियां, उनका प्रभाव, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास। अब जिससे कि प्रश्न यही से पूछ लिया कि आ चुका है ये कि ब्रिटिश की नीतियां
ब्रिटिश की नीतियों का भारत पर आर्थिक या सामाजिक प्रभाव क्या था। तो यहां से ही सीधा क्वेश्चन उठा के पूछा। तो आपको कोशिश करना है कि जो ये लाइन है ना सिलेबस की, इसको आप बहुत गंभीरता से तैयार करें। 28 दिन हमारे हो गए, चलते हैं 29, 30, 31 और 32। 29 डे का हमने टारगेट सुबह 4 बजे सेट कर लिया कि भैया 1905 से लेकर 19 तक आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है। उग्रवाद, राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी गतिविधियों, विकास। और तो आपने अब ये कैसे तैयार किया? आपने सबसे पहले अपने लिए रिसोर्स रख लिया कि मुझे स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। फिर मैंने उसमें से अच्छे से रीडिंग लगा ली 1-2 बार, हो सकता है मुझे 2-3 घंटे उसमें लग जाए। फिर उसके बाद मैंने आंसर फॉर्मेटिंग कर ली है ना, पीवाईक्यूज मैंने देख लिए, करंट अफेयर देख लिया कि क्या कोई चर्चा में ज्यादा रहा। बहुत टाइम नहीं लगता इन सब में, अगर बहुत व्यवस्थित तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलोगे तो आपको परेशान ज्यादा नहीं होना पड़ेगा। आप व्यवस्थित चलोगे, एक होता है व्यस्त होना, एक होता है अस्त व्यस्त होना। तो प्रॉपर तरीके से व्यस्त रहो, अपने 80 डेज को एकदम टारगेट बना लो, मिशन मोड में रहो कि मेरे को तो ये करना है कंप्लीट, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1919 से 1947, राष्ट्रवाद की शुरुआत, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1947 तक आ जाओ। डे 31 में आधुनिक युग शुरू कर दो। 18वीं सदी की घटनाएं जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आगे मैं आपको रिसोर्स बनाऊंगी, एक अर्जुन देव की एनसीईआरटी आती है, वहां से आपका कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रश्न आएगा बनना होगा सबसे तो उसी में से आएगा, वरना ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी अफ्रीका से पूछेगा कि आपसे नहीं, किसी से नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन पूछे इसलिए जाते हैं कि देखते हैं कि अब बच्चे करते क्या है ना। अफ्रीका की किसी ऐसी संस्कृति से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी ने नहीं सुना होगा। तो अगर आएगा प्रश्न तो आपके रिसोर्सेज वही हैं। ये नहीं सोचना है कि मैंने रिसोर्सेज 4-6 फॉलो करने थे, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, औपनिवेशीकरण, विऔपनिवेशीकरण, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद जैसे राजनीतिक दर्शन, उनका समाज पर प्रभाव। अब जैसे कि समाजवाद किया तैयार, तो समाजवाद की डेफिनेशन कर ली है ना, समाजवाद का आपने प्रभाव देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ विचारकों की आपने बात कर ली, समाज पर क्या प्रभाव था ये आपने देख लिया, ठीक है। राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक घटनाएं, विदेश नीति, आर्थिक सुधार, सामाजिक आंदोलन, महिला जाति, छात्र पर्यावरण आंदोलन ना, ये आप 32 डे 32 में आपका हो गया। तो सबसे पहले रिसोर्स, फिर रीडिंग, फिर उसके बाद राइटिंग, पीवाईक्यू, करंट अफेयर और एक और रिवीजन, है ना। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आखिर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, बीच में कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए बीच बीच में कि कैसे आपको कहां पे रिवीजन एंड बाकी चीजें करना है। डे 33, 34, 35, 36 एंड 37, विश्व का भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, भू आकृति विज्ञान, समुद्र और जलवायु विज्ञान। ज्योग्राफी के लिए वैसे एनसीईआरटी सफिशिएंट मानी जाती है, 11-12 की एनसीईआरटी। अगर आपके पास कोई नोट्स है, आप नोट्स को प्रेफर कीजिए, वहां से तैयारी कीजिए, ठीक है। दुनिया भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का विस्तार, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित। डे 34। डे 35, विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक, तटीय क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक। खूब क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये पहले टॉपिक नहीं था, बाद में इस टॉपिक को सेपरेटली ऐड किया गया। एक बात और सुनो, मान लीजिए आपने केवल चीजों को पढ़ा, 4 दिन आपने चीजों को पढ़ा, 5वें दिन आप सब भूल गए। बट अगर आपने नोट्स मेकिंग की है, आपने नोट्स उठाए, सब भूल जाते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। नोट्स उठाए, आपने उन 4 दिन जो पढ़ा था, शॉर्ट टॉपिक बनाए थे, केवल टॉपिक भी लिखा था, सब टॉपिक भी केवल उसमें लिखा था, और उससे आपने चीजों को थोड़ा सा एक रिवाइज कर लिया, ठीक है। आपको सारी चीजें पिछले 4 दिन की याद हो गई। क्या अंतर आया? एक उस बच्चे ने जिसने 4 दिन पढ़ाई की, लगभग वेस्ट है उसकी स्टडी, क्योंकि अब उसको फिर से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तभी चीजें रिकॉल होंगी। बट अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, चूंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव है, हवा में नहीं निकलेगा वो, या टिक करके नहीं आना है, वहां पे 20 क्वेश्चंस प्रॉपर लिखने हैं, 3 घंटे। जितना पेन उठेगा, जितना इधर उधर देखोगे, उतने में कोई दूसरा आंसर आपसे ज्यादा लिखेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बैठे रह जाओगे, फिर से प्रीलिम्स में परेशान होगे। तो अगर प्रीलिम्स निकल गया है, अहमियत को समझो, 80 दिन थोड़ा सीरियस होकर स्टडी करो, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत बच्चे देखे कि प्रीलिम्स तो गलती से हो गया, बट मेंस के लिए कोई तैयारी नहीं है। मेंस के लिए कोई तैयारी नहीं है, जो बता रही हूं, अगर उसका आधा भी कर लोगे तब भी आपके लिए चांसेस है। 36 की बात करते हैं। डे 36 में महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात। अब इन सबको भी केवल स्टैटिक नहीं पढ़ना है कि चक्रवात के कारण, इन सबको करंट अफेयर बेस्ड पढ़ना है। वो तो खैर डिजास्टर मैनेजमेंट में कर ही लोगे कि अगर अब चक्रवात की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन। अब प्रश्न आएगा कि जलवायु परिवर्तन और चक्रवात में क्या संबंध है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सोते हुए स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। भौगोलिक विशेषताएं,
महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल निकाय, बर्फ टोपियां, वनस्पति जीवों में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव। कि अब बर्फ अगर पिघल रहा है, जैसे कि अभी देखा कि अंटार्कटिक में जो बर्फ है वह टूट रही है क्योंकि गर्म जल, जो समुद्र का गर्म जल है वह इसमें प्रवेश कर रहा है। अभी रिसेंटली भी कोई जो द्वीप है वह डूब गया। तो ये सारी जो घटनाएं वह कैसे प्रभाव डालेंगी, वही सारी चीजें आपको लिखनी होगी। तो करंट अफेयर से जितना साल भर कनेक्टेड रह के आप मेहनत करते हो उतना भी आपका विजन क्लियर होता है। डे 37, भारत का भौतिक विज्ञान, भू राजनीतिक महत्व, जल निकासी प्रणाली, नदी जोड़ो परियोजना, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले और जलवायु एवं कारक। ये आपका 37 तक आ गए। अब चलते हैं डे 38, 39, 40, 41, 42। डे 38 पे आपको करना है मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वन, जनसांख्यिकी और शहरीकरण। शहरीकरण की अभी सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो है वह क्या है, इस शहरीकरण के कारण क्या जलवायु परिवर्तन और चीजें ज्यादा प्रभावित हो रही हैं? यस डेफिनेटली। जैसे कि यूपीएससी लास्ट आप 2 टाइम देखेंगे, शहरी बाढ़ से बहुत क्वेश्चन पूछा। इस बार हीट वेव से, गर्मी से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। एक बात और, अरे अभी तक हम, चलो 40 दिन तक आ जाते हैं, उसके बाद कुछ बताती हूँ, ठीक है। 39 डे पे आपने भारतीय समाज की विशेषताएं कर ली, आपने एनसीईआरटी से कर ली। भारत की विविधता, महिला संगठन की भूमिका आपने कर ली। डे 40 पे आपने जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीब और विकास के मुद्दे, शहरीकरण की समस्या, उनके उपाय। अब देखो, क्या 40 दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस बात की संभावना नहीं है कि आप 4 दिन तो पढ़ रहे हैं, 5वें दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप बच्चों, अगर आप अपने लिए 80 डेज में डिवाइड करोगे कि ये टॉपिक मैं रहने देता हूं, और अगर आपने, वही बात है कि हम जितना खुद के लिए तय कर लेते हैं, अगर एक, जैसे कि मैं अपनी ही बात बताऊं, जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं आज 3 क्लासेस कर लूंगी, उस दिन मैं 3 क्लासेस कर लेती हूँ। और जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं आज तो शायद क्लासेस कर, मतलब मैंने सोचा ही नहीं है कि क्लासेस होंगी नहीं होंगी, तो उस दिन पता चला एक भी क्लास नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लेते हैं कि आज मुझे इतना काम करना है, हम वो काम कर लेते हैं। और वही अगर हमें 4 दिन दिए जाए कि मैम ये वीडियो आप कल दे देना, मैम ये वीडियो आप परसों दे देना, हो सकता है वो वीडियो मैं तीसरे दिन दूं। तो यहां पर क्या है कि हम अपने लिए जो डेडलाइन सेट करते हैं, हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंगली वर्क करने लगता है। अगर 80 डेज में डिवाइड करोगे और मान लो 10 दिन या 20 दिन पढ़ाई नहीं हुई, तब तो आपके टॉपिक छूट जाएंगे ना, पूरे प्रिपेयर नहीं हो पाए। बट अगर आपने 60 डेज के टॉपिक बनाए, मैंने यहाँ पे 60 डेज के अकॉर्डिंगली टॉपिक आपको डिसाइड किया है, 40 दिन का मैंने आपको बता दिया, 20 दिन का हम और देखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके 4-5 दिन के बाद एक दिन आपकी स्टडी नहीं भी हुई है, तब भी आपके पास पूरा टाइम है कि आपने 60 दिन का बनाया था, आप उसमें कवर कर लोगे। बट 80 डेज के साथ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट के 5 डेज आपको रिवीजन के लिए चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए चाहिए, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने मेहनत की है, वो दिखाई दे, है ना। तो डे, जैसे कि मान लो 5 तक आ गए, 5 के बाद आपने एक दिन का ब्रेक लिया, 5 दिन, है ना, खुद को शाबाशी दी कि चलो बहुत अच्छा हुआ, रिवीजन किया और आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके बाद आपने फिर 6, 7, 8, 9, 10 आ जाओ, फिर 10, 11 के बाद आपने सेम किया। हो सकता है एक दिन में ज्यादा है टॉपिक, आपका ये कवर नहीं हो पाया, आपने आज पढ़ लिया, लिखने का मन नहीं था, आपने दूसरे दिन इसके नोट्स बना लिए, सो आपके पास एक स्पेस तो है गलती करने का। आप, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं कि एक बार प्रोग्रामिंग फिट कर दी, 1 2 3 4 5 6 60 और बस प्रोग्रामिंग चलने लगी। बीच में ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी बीमार पड़ गए, कभी घर में कुछ हो गया, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी है वह हैम्पर हो जाती है। सो हमेशा अपने लिए स्पेस रखो बच्चों। जो 20 दिन का काम है उसको 15 दिन में करने की कोशिश करो। जब 15 दिन में करने की कोशिश करोगे तब 18 और 19 दिन लगेंगे, है ना। अच्छा है कि कहीं 1 घंटे पहले, 1 घंटे लेट आप पहुंचो, अच्छा है कि आप माफ कीजिए, फिर से बोलती हूँ, अच्छा है आप कहीं पे 5 मिनट लेट पहुंचो, अगर इंपॉर्टेंट काम है, अच्छा है कि 1 घंटे पहले वहां पहुंच के बोर हो जाओ, वो ज्यादा सही है। तो अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट है आपका मेंस यूपीएससी का, अगर आप सीरियस है, आप 80 डेज के लिए प्लान नहीं करेंगे ये सिलेबस, आप डिवाइड करोगे 60 डेज का, क्योंकि 10 दिन नहीं प्लान हुआ, 10 दिन नहीं पढ़ा, या रिवीजन हो गया, छूट गया, 70 दिन तो वैसे ही आ गए, 70 दिन वैसे आ गए, 80 डेज में 5 दिन रिवीजन में चले गए, 5 दिन रोने में चले गए कि अरे मेरा तो कुछ नहीं हो पाया है, बाकी सारी चीजें, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे डे 41, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बड़ा क्वेश्चन आता है ये। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? आर्थिक, राजनीतिक, विकासात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कुछ नहीं छूटा है इसमें, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिवाइड कर रखे हैं। सामाजिक
अधिकारिता, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रवाद, ये कर लिया आपने, ठीक है। 43, 44, 45, 46। 43 में आपने भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन से संबंधित मुद्दे, रोजगार, समावेशी विकास के मुद्दे। 44 में अब जैसे समावेशी विकास है तो व्हाट इज समावेशी विकास, सरकार इसके लिए क्या योजनाएं बना रही है, बस उसको लिख लो। समावेशी विकास को लेकर अगर कोई और टर्म ऐसा था कि कंपैरेटिवली चर्चा में ना, उसको लेके नोट्स बनाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे, कहते हैं कि अगर आपने 20% भी ठीक से मेहनत की है तो उसका 80% रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब आप देखेंगे कि मेंस में स्कोर कम इसलिए जाता है क्योंकि जो आपका हाल है वो सब बच्चों का होता है कि अब हम कैसे करें, 9 पेपर है, कंपलसरी पेपर भी है, ऑप्शनल भी करना। ये तो केवल जीएस की मारामारी में बता रही हूं, अभी तो ऑप्शनल बाकी है, ऑप्शनल अभी बाकी है बच्चों। सरकारी बजट, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, है ना, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे, निवेश मॉडल, ये 44। 45 में आया देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का परिवहन, विपणन, मुद्दे, बाधाएं, किसानों को सहायता, ई प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसानों को, और आया हुआ है कि किसानों को ये जो प्रौद्योगिकी उसने कैसे हेल्प पहुंचाई है। सो जब आप सिलेबस प्रिपेयर करोगे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे मिलेंगे, ठीक है। 46 में आया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, क्या चैलेंजेस है, क्या उपाय है, बस क्वेश्चन आ गया। बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी विषय, है ना, ये सारी चीजें। हम आ गए डे नंबर 46 तक। अब चलते हैं 47, 48, 49, 50। तो 47 पे आपने पशुपालन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सोसाइटी को अंडर एस्टिमेट मत करना, ना ही सोशल जस्टिस को। जितना क्वेश्चन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का आएगा उतना ही क्वेश्चन सोसाइटी और सोशल जस्टिस का आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी हमने देखा कि सोशल जस्टिस जो है वो आपका 120 का आया, 110 का आपका मान लीजिए पॉलिटी आ रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सामाजिक न्याय एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं आपको ये 60 डेज आपके फिनिश कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मान लीजिए आपने सोशल जस्टिस तैयार करना है तो कैसे आप वो 2 दिन में तैयार कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम आया, देखो भारत में भूमि सुधार, आप स्ट्रीम बच्चों छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे इसमें आप केवल 10 शब्द तैयार करो, 20 शब्द तैयार करो कि आपूर्ति श्रृंखला का मतलब आखिर है क्या, बट तैयार करना है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ज्यादा खोजना हर एक चीज में, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, उसके अनुप्रयोग, रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव, है ना, भारतीयों की क्या उपलब्धि है, सेम क्वेश्चन, सेम यही लाइन पूछ ली कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष में भारतीयों की क्या उपलब्धि है, स्वदेशीकरण, नई प्रौद्योगिकी का विकास। डेट 49 में आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी और कृषि में क्या रिलेशन है, बस क्वेश्चन आ गया। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वह क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। डे 50 आपदा प्रबंधन, आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय नीति 2009, 2016 नीति और आपदा प्रबंधन चक्र और इससे जुड़े हुए विषय, ठीक है। 51, 52, 53, 54। 51 में आपने प्राकृतिक खतरों की बात की, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वर्तमान घटनाक्रम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक रूपरेखा, यूपीएससी के लिए हल के लिए आपदा प्रबंधन के विषय। 52 में पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शहरीकरण, इसके प्रभाव, शमन, पर्यावरण को लेकर और चीजें, कृषि और पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि अभी क्लीन एनर्जी की बात बहुत हो रही है तो प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज क्लीन एनर्जी और सरकार इसमें क्या कर रही है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। 54 विकास, उग्रवाद के प्रसार के बीच में संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, बाहरी राज्य, गैर राज्य, ये सारी चीजें। अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं फॉलो करना है तो अपना जो सिलेबस है उसको अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर लो, वो भी मैं भी आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। 55 डे में प्राकृतिक खतरे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, है ना, अच्छा ये तो शायद हो गया। पर्यावरण, जैव विविधता, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, 55 कृषि और पर्यावरण विकास, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा ये आपके सेम हो गए है ना, ये जो 4 डेज वाले थे ना, अगर आप 54 करते हैं तो 54 तक अगर बच्चों आप आओगे तब आपको यहां तक आपकी जो आईआर के टॉपिक्स है, ये इंटरनल जो सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक है, ये कवर हो गए, ठीक है। ये रिपीट है, इसको छोड़ दो, ये रिपीट है। 55, 56, 57, 58 ये आपके रिपीट है। तो 55 के बाद अगर मैं ये कहूं कि ये आपका 56 है, 56 डे, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती,
आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका, साइबर सुरक्षा, अभी साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा कि महिलाएं आसानी से साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत वल्नरेबल है। इसके पीछे रीजन है कि वह आसानी से विश्वास कर लेती, कोई फोन लगा के कहता है कि ओटीपी दे दो, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, वह झट से दे देती है। मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी रोकथाम, सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियां, संगठित अपराध, आतंकवाद, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसी और उनका निर्देश। तो ये आपका हो गया डे 56। ठीक है, अब ये जो डे 56 है, एक बार इनकी कैलकुलेशन समझो। ठीक है, एक बार मैं आपको बताती हूं कि अगर आपके पास, चलो खैर कैलेंडर पे ही समझते हैं, तो आप इस तरीके से अपना सिलेबस जो है वह डिजाइन कर लेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये सारा सिलेबस हम डिस्कशन कर चुके हैं, देखो हमने ये सारे चीजें डिस्कशन की थी ना, है ना, ये सारा हमने बांटा हुआ है। आप चाहे तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर ले कि यहाँ पर आपने ये एक दिन कर लिया, ये दूसरे दिन कर लिया, ये तीसरे दिन कर लिया, ये चौथे दिन, ये पांचवें दिन, है ना, ये 6, ये 7, ये 8, इस तरीके से आपने 8 और 9 दिन, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 8 या 9 दिन में आपने अपना एक जो जीएस का पेपर है वह कर लिया। तो या तो आप इस तरीके से चले, तो देखो किसी भी तरीके से चले, तो मैंने मान लीजिए आपको 60 डेज बताए, वो कभी भी चैलेंज मैं करती हूं आपसे, कोई भी बच्चा उसको 55 डेज में करके दिखा दे। ऐसा बच्चा जो 2025 के लिए पढ़ रहा है पर अभी सारे टॉपिक अगर पढ़ चुका है, तब भी आप उस पर अपने नोट्स बना के दिखा देना एक बार मेंस के पूरे कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टॉपिक। इम्पॉसिबल कि 55 डेज में आप कर पाओ। वो 55 डेज कैसे खिसकते खिसकते 70 तक आएंगे, खुद को पता नहीं चल पाएगा। सो ये जो आपके डेज होंगे ना, आप सोचो कि आप यहाँ पे आ गए, अगर आप 60 डेज का बनाते हैं, उसके बाद आपको 4-5 दिन तो बीच में ऐसे होंगे कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई, बिल्कुल सामान्य सी बात है। अगर आप लास्ट के 4-5 दिन की बात करेंगे तो ये केवल आपके रिवीजन और टेंशन में जाने हैं, ये केवल रिवीजन में और प्रेशर में जाने हैं। ठीक है, और अच्छी बात है कि आप रिवीजन ज्यादा करें और प्रेशर की जगह आप आंसर राइटिंग उतनी ज्यादा करें जितना आपको डर लग रहा है। प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे कभी नहीं जीतोगे, प्रैक्टिस हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए, तो डेफिनेटली जीतता है इंसान। ओवर कॉन्फिडेंट कि यार जीत ही जाएंगे, क्या है यूपीएससी, ऐसे ही मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, फिर आपका फंस सकता है ना। पंचवर्षीय, सप्तवर्षीय, नीति आयोग के एजेंडे सब बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने जो पूरे दिन है वह प्लान करने हैं, अपना जो डे है वह प्लान करो, प्रॉपर प्लान करो। आपने पर्टिकुलर जो भी आपका डे है, आपको लग रहा है कि मुझे आज 12 आवर स्टडी करनी, क्योंकि कभी हो सकता है आपकी 4-5 घंटे ही स्टडी हो, तो इसलिए आपने 12 आवर के हिसाब से चीजों को डिसाइड कर लिया। हर एक एक दिन आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हर एक दिन का टाइम टेबल आपको बनाना है। सो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए पेपर 2 है, आप इसमें भी एक एक दो अपना अगर सिलेबस के अकॉर्डिंगली चाह रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना ले। 3 और 4 का भी आप वैसे ही देख लें, करंट के लिए थोड़ा सा टाइम दें। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करोगे, जैसे कि मैं आपको सोशल जस्टिस का टॉपिक बताने वाली हूं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सो व्हाट इज सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस तैयार करना सीखो, कि जैसे कि आपने देखा सामाजिक न्याय का मतलब है कि आपका मतलब, चाहे हम राजनीतिक बात करें, हम आर्थिक बात करें, सामाजिक आर्थिक, है ना, मतलब और भी जो संसाधन हम कह सकते हैं, उन सभी का एक न्यायपूर्ण बंटवारा सभी के बीच में, है ना, एक न्यायपूर्ण बंटवारा हम कह सकते हैं। सामाजिक न्याय मतलब समाज के सभी वर्गों तक जो न्याय है वह पहुंचे, सभी का विकास हो। तो आप कुछ इस तरीके से अपनी जो डेफिनेशन है वह प्रिपेयर कीजिए। आप अगर अपने पूरे जो सब्जेक्ट है, पूरा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में अगर हर एक टॉपिक की डेफिनेशन भी ठीक से प्रिपेयर कर लोगे तो एक तो इंट्रो का मैटर मिल जाएगा। दूसरी बात कि डेफिनेशन में अपने आप अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, केवल डेफिनेशन याद आ रही, उसके बेस पे आप उसको एलोबरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो। सो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि यूपीएससी जो जीएस का पेपर 2 है, उसमें जब आप सोशल जस्टिस को देखेंगे, सोशल जस्टिस में आपके कुछ 10 टॉपिक आएंगे। आप चाहें तो एक दिन में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स 2 दिन। जैसे कि बच्चों से जुड़े मुद्दे, अल्पसंख्यक के मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे, एससी एसटी, वुमेन, एल्डर पीपल, हेल्थ सेक्टर, थर्ड जेंडर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। अब आपको इसको तैयार कैसे करना है कि अगर आपने एससी एसटी के मुद्दे अगर आप लिख रहे हैं तो आप करंट में इश्यूज देखेंगे कि करंट में क्या इशू उठे हैं,
ठीक है, ज्यादातर सोशल जस्टिस, सोसाइटी, करंट अफेयर से ज्यादा टच आता है। SC ST की आपने इशू देख ली, आपने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कौन सा आर्टिकल है, आपने देख लिया कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स चलाई हैं गवर्नमेंट, और अगर आप थोड़ा PYQ देखेंगे आपको एक तरीका आ जाएगा कि यूपीएससी इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। अब अगर आप यही तैयार कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, मान लीजिए इसमें आपको 1 घंटा लगा, अगर आप 10 घंटे इसको देंगे तो 10 आवर में भी आपका ये प्रिपेयर हो सकता है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आपको ये करना है। अब देखो जैसे कि मेंस का क्वेश्चन है 2021 का, कि स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की, लेकिन महिला और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिशतात्मक रहा। महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की योजना के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इसमें परिवर्तन में सहायक होते। 250 शब्द और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखो कि आपने ये टॉपिक देख लिए, आपको पता है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा आएगा, और ये थोड़ी पूछ लेंगे कि सरकार क्या योजनाएं चलाई है, ऐसे थोड़ी पूछेगा क्वेश्चन। वो भी आपको बहुत मौके देता है कि उसने 4 लाइनें लिख रखी है एक क्वेश्चन में, आप कोई एक लाइन को पकड़ के भी लिखना शुरू करोगे तब भी अपना आंसर ठीक से लिख पाओगे। तो आप बताइए कि क्या इसमें चीजें हैं। ठीक है, अब चलो इसके अलावा टॉपिक आपने देख लिया। अब देखो 2019 के मेंस के क्वेश्चन में आपको बताऊं, सोशल जस्टिस के कोई भी टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक को देखो, PYQ को एनालिसिस करो, करंट अफेयर देखो, उसके बाद आंसर राइटिंग और चीजें करने बैठो। ठीक है, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद मानव विकास के निम्न संकेतक हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं आ रहे। तो समावेशी विकास सीधा आपके टॉपिक में लिखा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में, वही से क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा क्या है कि समावेशी विकास नहीं हो पा रहा। लिख दो कि भैया भ्रष्टाचार है, लिख दो कि शिक्षा में कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है ना, काफी सारी चीजें। तो जब ऐसा लगे कि चीजें समझ में नहीं आ रही है लेकिन 20 क्वेश्चन फिर भी लिखना है, तो आसपास कुछ भी लिखने की कोशिश करो पर लिखो, क्योंकि अगर आपने 20 क्वेश्चन में से कुछ भी छोड़ा है तो आप अगले साल के लिए फिर प्रीलिम्स की तैयारी करो। ठीक है, भारत में निर्धनता और भूख के बीच में संबंध बढ़ता हुआ एक अंतर है। सरकार सामाजिक व्यय को संकुचित किया जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर निर्धनता और भूख के बीच में आखिर क्या संबंध है। दो टॉपिक को एक साथ पूछ लिया, सरकार क्या कर रही है वो पूछ लिया, और इससे आप उपाय पूछ लिए। तो बस इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, समाज 2018 का है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता है, और इसलिए दोहरापन है। दोहरापन है किसका, कि कोई भी एक कार्य है तो 2 आयोग कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कोई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए और अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देना है बस। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान में, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, समता के अधिकार की अवधारणा की विशेषता का विश्लेषण कीजिए कि इन दोनों में क्या चीजें जो है वह सेम है। तो विभिन्न आप देखेंगे कि जो तुलनात्मक अध्ययन है विभिन्न देशों के बीच में, वहां से क्वेश्चन आता है। 2021 का क्वेश्चन है इस तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स की बात बताई। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, रिसोर्सेज। अब आते हैं रिसोर्सेज जो है वह आखिर क्या हो। ठीक है, चलो, तो रिसोर्सेज के लिए वैसे आपने अपने फॉलो कर रखे होंगे, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि और क्या हम इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, तो मैं कुछ रिसोर्सेज आपको बता देती हूं। जैसे कि GS पेपर 1 आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, सो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए NCERT है अर्जुन देव की। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विपिन चंद्रा है, उससे कुछ आंसर क्वेश्चंस निकाल लीजिए। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का NCERT है, 4 NCERT है, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोसाइटी के लिए 11th-12th का NCERT और ज्यादातर इसमें आपके करंट इश्यूज है, तो ये आपके GS पेपर 1 के लिए होगा। फॉर GS पेपर 2 है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 11th-12th का NCERT है। लक्ष्मीकांत बुक है, चूंकि इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो सेकंड ARC की एक रिपोर्ट है जिसमें कि 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12 का ही लिख लो। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी जो चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता, वो आप पेपर 4 एथिक्स के लिए भी पढ़ते हो। ये तो था GS पेपर 1, 2, 3, 4 है ना। अभी तो ऑप्शनल बाकी, अगर ये टफ लग रहा है तो ऑप्शनल कब करोगे, कंपलसरी भी है, ऐसे भी है बीच बीच में। इसलिए 60 डेज का ही आपको स्टडी प्लान बनाना है, क्योंकि 80 डेज का स्टडी प्लान बनाने में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप पिछले लास्ट जो 10 डेज है वो आपका छूट जाएगा। और अगर आपने 10 दिन सोचो कि 10 दिन मतलब सोचो एक सब्जेक्ट, कोई प्रिपेयर ही नहीं किया तो उसमें क्या करोगे, तो रेस से बाहर हो जाओगे। जितना बैलेंस बना पाओगे उतना ज़्यादा आपकी संभावनाएं बढ़ेगी।
ठीक है। सोशल जस्टिस कोचिंग, किसी कोचिंग के नोट्स, पीडब्ल्यू के नोट्स देख लो, करंट इश्यूज देख लो, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया सोशल जस्टिस। आईआर के लिए करंट के इश्यूज ज्यादा, स्टैटिक के लिए क्लास 12 का आपका वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी है ना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, वो देख लो। इसके अलावा अगर आपको ऐसे बच्चे जिन्हें लग रहा है कि कैसे और मेंस होगा, तो आप सभी के लिए बच्चों मेंस के लिए, ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनके लिए मेंस के लिए सृजन जो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है वह पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सृजन मेंस प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसमें अपनी जो प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं। आंसर राइटिंग जो है वह आपकी एनहेंस करवाई जाएगी, एनरिच होगा आपका मटेरियल। 60 डेज का आपका वो प्रोग्राम, देख लीजिएगा कितने डेज का है, थोड़ा सा आप उसमें, है ना। जीएस पेपर 3 की हम बात करेंगे तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी एंड करंट चैलेंजेस देखोगे आपकी, अभी इंटरनल सिक्योरिटी का कौन सा इशू चल रहा है, करंट चैलेंजेस क्या है, कोई नोट्स आप देख लो, किसी संस्था का कोई नोट्स प्रेफर कर लो, पीडब्ल्यू का नोट्स प्रेफर कर लो। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए एनसीईआरटी है, करंट इश्यूज देख लो एनवायरमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी है क्लास 11th की। स्टैंडर्ड बुक देख लो, जो आप पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अब आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सर्वे बजट देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स का प्लस माइनस देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। साइंस टेक और इन सब का करंट इश्यूज, तो ये आपके लिए हो गया। एथिक्स के लिए केस स्टडी आपको काम आती है, एथिक्स के लिए एग्जाम्पल्स आपको काम आते हैं। आपके पास कोई नोट्स होगा, नहीं है तो आप देखिए कि कोई एक रिसोर्स ही फॉलो करें, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो आप एक बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने बात की रिसोर्सेज आपके क्या क्या हों, मैंने बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज बताए हैं, या तो गवर्नमेंट के या एनसीईआरटी, है ना। हमने यहाँ पर जाना कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपने टॉपिक देख लिए, आपने पीवाईक्यू देख लिया, करंट अफेयर देख लिया, उसके बाद प्रिपेयर किया, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की है कि आपको लगभग 60 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। आप ये इस अकॉर्डिंग भी आप चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लें। हमने जाना कि अगर आपको ऐसे राइटिंग करना है, वीकली आप एटलीस्ट ऐसे राइटिंग कीजिए कि आप पूरा नहीं भी लिख रहे हैं तब भी आप फॉर्मेटिंग करो कि अगर मान लो सोशल मीडिया पे ऐसे आएगा तो ये लिखूंगा, ये कोट लिखूंगा, कुछ चीजों को याद कर लो, है ना। जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, महिला, कुछ ऐसे मुद्दे जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वहां से तो आप 5-6 चीजें रट ही लो, आया और चिपका दिया। तो जब आपको मान लो कि आप देखो, मान लीजिए आपने सारे टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, 20 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस एक स्थिति को हम इमेजिन करते हैं, आपसे 10 क्वेश्चंस उसमें ऐसे आ गए जो कि आपने फॉर्मेट किया था, और इस बात की संभावना पूरी है क्योंकि आपने पूरा सिलेबस तैयार किया है, तो वहां से क्वेश्चंस आ गए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आ गए, थोड़ा करंट से टच करते हुए क्वेश्चंस को पूछ दिया, थोड़ा घुमा दिया, आपको समझ नहीं आया बट क्वेश्चन वहीं से था। तो आपको अगर 10 क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाते हैं तो माथा आपको कितने बाकी 10 में मारना है ना। बाकी 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें थोड़ा सा एंड वेंड आप लिखोगे, 10 क्वेश्चन तो अच्छे लिख पाओगे। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी क्वालिटी मेंटेन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि 10 आ नहीं रहे थे या 5 कम आ रहे थे, 5 ज्यादा अच्छे आ रहे थे। ज्यादा अच्छे आए तो भावनाओं में नहीं बहना है। और एक लास्ट जो मेरी तरफ से आप सभी को एक मूल मंत्र है, जितना लिख सकते हो इन 80 डेज में उतना लिखो, जितनी कॉपी भर सकते हो उतनी कॉपी भरो, जितना पेन खर्च कर सकते हो उतना पेन खर्च करो, है ना। जितना पेन अभी होगा ना, तो आप 20 सितंबर के बाद जो आपके एग्जाम शुरू होंगे उससे कम पेन होगा, ध्यान रखना, उससे कम पेन होगा। तो ये आपके हमने डेज की बात की। स्टार्टिंग में मैंने सिलेबस दिया हुआ है जो यूपीएससी का है, सिलेबस को थोड़ा सा देखते हुए करें, ठीक है। और ये हमारा आपका मेंस का 80 डेज का पूरा प्रोग्राम था। आई होप आपकी इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। बाकी आप अगर कुछ और सेशंस चाहते हैं मेंस को लेकर तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आगे हम किस तरह की हेल्प कर सकते हैं या फिर किस तरह के सेशंस आपके लिए ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बहुत सीरियस एक एस्पिरेंट की तरह प्रिपेयर करेंगे, है ना। एक बात और कि मेंस के जो आपके 9 पेपर होंगे, है ना, ये मेंस के जो 9 पेपर हैं, एक दिन में आपको 6 आवर लिखना है, 6 घंटे, 2 पेपर होंगे ना एक दिन में, है ना। एक बात और याद रखो कि मान लीजिए 3 घंटे और 20 क्वेश्चंस, कभी तो ऐसी प्रैक्टिस करना कि आप 8 मिनट में लिख पाओ एक क्वेश्चन, लगभग 8 मिनट। अब इसमें सोचना भी है, फॉर्मेटिंग भी करनी है, जितनी अभी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही 8 मिनट का टाइम कम हो जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना ये एवरेज ठीक आ पाया ना उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो आंसर राइटिंग फॉर्मेट, अभी अपने एरिया ऑफ वीकनेस को पहचानो कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ हैं, है ना।
आपके किस सब्जेक्ट में कमी है, लग रहा है पेपर 3 में कमी है तो उसके टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, ठीक है। तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करने की कोशिश करो, जैसे कि सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो मान लीजिए इकोनॉमी में पूछा गया तो आप उसमें आर्टिकल्स नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि इंटरलिंकिंग की आवश्यकता होगी, उन चीजों को समझो। तो इवन अगर आपको ये थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना है खुद को कि अगर मुझे 6 आवर अ डे लिखना है, तब मैं क्या उतना पोटेंशियल रखता हूं, क्या उतना पोटेंशियल है मेरे पास, उतनी क्षमता है, थोड़ा सा खुद को मेंटली प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज के सेशन का। हमने बात की कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो। बाकी अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं मेंस को लेके, कोशिश करेंगे कि उनको दूर किया जाए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किसी पर बनाएं, है ना। रिसोर्सेज की बात हमने लास्ट में की है। अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ऐसा कुछ टॉपिक है जिस पे वीडियो क्लास आपको दी जा सकती है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट टाइप में हम कुछ लेकर आएँ, जिससे कि आपके जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो कवर हो सके। सो ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट 80 डेज के लिए। बहुत मेहनत कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे याद रखिए उतना आपको एग्जाम में कम प्रेशर आएगा। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नोट्स बनाइए प्रॉपर, अलग अलग अपने नोट्स अपनी कॉपी कीजिए कि जीएस पेपर 1 2 3 4। ऑप्शनल के लिए 3 और 4 घंटे। ऑप्शनल के लिए मैंने इसलिए बात नहीं की, हो सकता है मैं हिस्ट्री की बात करती, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, मैं ज्योग्राफी की बात करती, आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मैं हिंदी लिटरेचर की बात करती, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या एंथ्रो के स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए बच्चों ऑप्शनल का आपका अपना है, देखिए कि कैसे आप सिलेबस पूरा प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4-5 घंटे अगर आप जीएस के लिए दे रहे हैं, तो ऑप्शनल के लिए भी ऐसे ही बना लो कि मुझे 1 मंथ में ये मेरा पेपर 1 कवर करना है, सेकंड मंथ में मुझे पेपर 2 कवर करना है। और हर एक टॉपिक को जब मैं करूंगा, हर एक टॉपिक को जब मैं कंप्लीट करूंगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स का थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा डायमेंशन ऐड करना, कुछ अच्छी अच्छी ऐसी बातें, अच्छी अच्छी ऐसी लाइन्स कोड जो कि आपके आंसर्स को इनरिच कर दे। गरीबी पे अगर लिखो तो करंट अफेयर की कोई न्यूज़, करंट अफेयर में कोई अपडेशन है उसको लिखो। पॉलिटी में कुछ लिख रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आइडिया, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है, वर्डिक्ट है, उसको लिखो। अगर मान लीजिए चुनावी बॉन्ड से क्वेश्चन आ जाए तो क्यों उसको असंवैधानिक घोषित किया, उसके बारे में लिखो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो अगर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कलेक्ट कर लो 20 और 30 वर्ड्स में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये लिख पाओगे। कुछ रिपोर्ट्स को ऐसे ही लिख लो कि गरीबी या इस तरह के मुद्दे जब आएंगे तो हम इन रिपोर्ट्स का यूज करेंगे, ठीक है। महिलाओं से संबंधित मुद्दे में आप देख लो, कुछ कोटेशंस तैयार कर लो कि अगर ऐसे आएगा तो इस तरह की लाइंस लिखेंगे। तो वहां पे कुछ चीजें, ज्योग्राफी के लिए कुछ मैप्स रेडी कर लो कि अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा कि दक्षिण पश्चिम, अगर हमसे जो मानसून के बारे में पूछा गया है ना, तो हम मानसून का एक चित्र छोटा सा बना सके। जितना आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, याद रखना उतना कम परेशानी होगी। सो हार्ड वर्क कीजिए कॉन्टिन्यूसली। अगर प्रीलिम्स आपका हो गया है, बहुत बहुत आपके लिए बधाई। पता नहीं आप ये वीडियो किस समय देख रहे होंगे, हाँ, बट कोशिश मेरी, मतलब अच्छी बात है कि अगर आपने ये वीडियो आपके 60 और आपके 70 डेज के आसपास अगर बचे हुए आपने तब ये वीडियो देखा होगा, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लगता है कि किसी और टॉपिक पे बात होनी चाहिए थी बट हो नहीं पाई, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। शुक्रिया।